हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स से शुरू करते हैं, समझिएगा बराबर से। पहले अपने कल क्या देखा था? कल तक हमने ये देखा कि बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी किन चीजों के कारण बिजनेस को बिजनेस बोला जाता है। तो इसमें से हमने कौन कौन सी चीजों को देखा था? पहले तो प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फिर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का होना, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी एंड फाइनली इकोनॉमिक एक्टिविटी तक अपने देखा था। फिर उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। डो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नॉर्मली क्या होता है? प्रॉफिट कमाने का होता है। कोई भी बिजनेस, एनी बिजनेस विच इज स्टार्टेड बाय एनीबॉडी, इट ट्राइज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। वो हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मोर देन वन ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सेप्टेड ड्यू टू अवेयरनेस अमंग कस्टमर्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ स्टेट एंड चेंजिंग कंडीशंस। मतलब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि अपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव एक ही रखेंगे तो चलेगा, सिर्फ अकेला प्रॉफिट कमाना है बस, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो हर कोई लालचू हो जाएगा। एवरी पर्सन विल बी अ ग्रीडी पर्सन, और वो क्या करेगा? कस्टमर को एक्सप्लॉइट करना शुरू करेगा। सोसाइटी के साथ में जितना उसको एनवायरनमेंट की केयर रखनी चाहिए वो नहीं रखेगा। और जितनी भी आजकल की सिचुएशन चेंज हो रही है, सब लोग डिमांड करते हैं कि ये बिजनेस को ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, हमेशा अपने ये मानते हैं, राइट? तो आज कस्टमर्स के बीच में अवेयरनेस इंक्रीज हुई है। कस्टमर्स के बीच में अवेयरनेस इंक्रीज हुई है, एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द अवेयरनेस अमंग द कस्टमर्स एंड बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस गिवन बाय स्टेट यानी गवर्नमेंट, और आज जो कंडीशन चेंज हुई इसके कारण हम हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉडली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। एक है तुम्हारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, और दूसरे है तुम्हारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स किसको बोलेंगे और सोशल ऑब्जेक्टिव किसको बोलेंगे, इसके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो देखिए, अब प्रॉफिट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला, तो जो तुम सीख चुके हो आगे फर्स्ट पॉइंट के अंदर, वही यहाँ पे भी सीखना है। सिंस अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब मेरा क्वेश्चन शुरू होगा कि रीजनेबल रिटर्न ऑन द एम्प्लॉयड कैपिटल मस्ट बी ऑब्टेन्ड। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट सर्टेन कैपिटल इन इट, राइट? कुछ अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। नाउ व्हेन आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग कैपिटल, आई मस्ट हैव समथिंग इन माय माइंड कि मैं इस कैपिटल को दुगना करना चाहता हूँ, या 10% इंक्रीज करना चाहता हूँ, या 20% इंक्रीज करना चाहता हूँ। सो वॉट एवर थिंग आई वॉन्ट टू इंक्रीज, जो मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, दैट इज माई प्रॉफिट। जो मुझे बढ़ाना है वो मेरा क्या है? प्रॉफिट है। टू अर्न प्रॉफिट इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट के बिना तो चलेगा नहीं। तो जब भी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्रॉफिट। अब मेरा सवाल ये है तुम लोगों से कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रीजनेबल रिटर्न। ये वर्ड पहले नहीं था। पहले नॉर्मली क्या देखा जा रहा था पता है? सामने से कस्टमर आया ने, इसको सुला दो, यानी कस्टमर आया ने, बाटले में उतारो इसको। दूसरा कुछ सोचते नहीं थे अपने। एक कस्टमर को सामने देखा तो हम खुश हो जाते थे कि चलो कस्टमर आया, पैसे आए। फिर उसको कंकर वाले गेहूं दे देते थे, कंकर वाले चावल दे देते थे, ये सब चलता था। पर उस टाइम पे क्या था? कंज्यूमर के बीच में अवेयरनेस नहीं थी। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट इतनी प्रोएक्टिव नहीं थी जितनी आजकल है। क्वालिटी के बारे में गवर्नमेंट इतनी जानकार नहीं थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम देखते थे कि नॉर्मली कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था। तो इसको अपने क्या मानते हैं? मैक्सिमम प्रॉफिट मानते हैं कि जितना हो सके ने कस्टमर को पूरा खत्म कर दो। पर यहाँ पे हमने इस वर्ड को चेंज किया और उसकी जगह पे हमने कौन सा वर्ड यूज किया? रीजनेबल रिटर्न। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से इसको रीजनेबल रिटर्न के कंसेप्ट को समझाता हूँ। रीजनेबल रिटर्न किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेस के ऊपर डिपेंड करता है।
पेट्रोल रोज परचेस करते हैं, तो कल रात को उसके ऊपर 2 रुपए बढ़ गए, परसों रात को, राइट? तो लोग बुमा-बुम कर रहे हैं कि 2 रुपए बढ़ा दिए उन्होंने। अब 2 रुपए क्या होते हैं अपने हिसाब से? 2 रुपए खाली, अपने हिसाब से 2 रुपए की क्या कीमत है, बराबर ने? तो 2 रुपए के अंदर अपनी देखने के लिए जाएँगे ना, 2 पानी पूरी भी नहीं आती 2 रुपए में तो। तो ये चीज़ खाली 2 रुपए बढ़ी, इतना बवाल। और उसके सामने मोबाइल फ़ोन की प्राइस 2 महीने पहले उसके ऊपर जो जीएसटी था ने, वो 15% से बढ़ा के गवर्नमेंट ने 18% कर दिया। तो जो मोबाइल तुम्हारा 10,000 रुपए का मिलता था, 10,000 का मोबाइल जो 11,500 में मिलता था, 15% ऐड करो तो उसके बाद में, अब तुमको कितने में मिल रहा है? 11,800 में मिल रहा है, तो 300 रुपए बढ़ गए। तो तुमने कभी भी कुछ नहीं बोला, तो क्यों पेट्रोल पे तुम बूमा-बूम करते हो और ये मोबाइल में नहीं किया? उसके पीछे का रीज़न क्या? फ्रीक्वेंसी, मैंने बोला ना, बार-बार जिसको खरीदते हैं ना, उस चीज़ के बारे में 5-50 पैसे भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी ना, तो भी तुमको ब्लड प्रेशर तुम्हारा हाई हो जाएगा। बाप रे! अब पेट्रोल तो दिन में 3 लीटर चाहिए तुमको, तो दिन के 6 रुपये, तो महीने के कितने हो गए तुम्हारे हिसाब से? 180 रुपए का तुमको सीधा लॉस हो गया महीने का। जबकि मोबाइल तो तुम 2 साल में 1 चेंज करोगे, तो 2 साल में 1, तो दिन के हिसाब से गिनो तो 50 पैसे भी नहीं हुए तुम्हारे। बात समझे ना? तो हमेशा रीज़नेबल रिटर्न का मतलब ये होता है कि रिटर्न ऐसा होने कि कस्टमर की जेब को ऐसा ना लगे कि भारी पड़ रहा है। टूथपेस्ट खरीदते हैं ना, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट कितने में बनती है? 13 रुपया तो 14 रुपए उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है बनाने की। क्या है उसके अंदर? चूना, चूने से बनाई जाती है। मेन कंपोनेंट तो उसके अंदर यही है। वो कैल्शियम और मिनरल वाला फॉर्मूला बोलते हैं ना, ढकोसला एक नंबर का ढोंग करते हैं ये लोग। कौन पेट में उतारता है? आपने देखा था कि दांतों के ऊपर एक इनेमल होता है, वो इनेमल के कारण कोई चीज़ दाँत के अंदर जा ही नहीं सकती। तो ये कैल्शियम और मिनरल कैसे घुसेंगे तुम्हारे दाँतों में? कभी सोचा तुमने? ये हो ही नहीं सकता। फिर भी क्या, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, आपको बोल-बोल करते हैं। पर टूथपेस्ट जो लेके आते हो तुम, तो 13-14 रुपए के अंदर बनने वाली टूथपेस्ट तुम 100 रुपीज़ में भी लेके आते हो, तो भी तुमको महँगी नहीं लगती, क्योंकि एक टूथपेस्ट चलती है कितने टाइम के लिए? 1 महीने के लिए चलेगी पूरी फैमिली को। राइट? कभी-कभी ज़्यादा भी चलती हो, राइट? तो एक फैमिली के लिए अगर 1 महीने से ज़्यादा चल रही है, तो मतलब ये बनता है कि 1 दिन का खाली 3 रुपए का एक्सपेंस है उसके ऊपर, तो कौन कंप्लेन करेगा? लेकिन दूध की बात करो, दूध की थैली के ऊपर अगर 3 रुपए बढ़ गए या 2 रुपए बढ़ गए, तो 4 थैली वाला तो पागल हो जाएगा बेचारा, उसका तो पूरा बजट चेंज हो जाएगा। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब रीज़नेबल रिटर्न की बात करते हैं ना, तो रीज़नेबल रिटर्न यानी मतलब कस्टमर की जेब को भारी नहीं पड़ना चाहिए। तो उन चीज़ों के अंदर अगर तुम प्राइस इंक्रीज़ करते हो ना, तो चलेगा, कि जिन चीज़ों के अंदर बहुत ही लॉन्ग टाइम के अंदर एक बार परचेज़ किया जाता हो, तो उसके अंदर तुम प्राइस इंक्रीज़ करोगे, उसमें ज़्यादा प्रॉफ़िट चार्ज करोगे ना, तो चलेगा। लेकिन कम प्रॉफ़िट किसमें चार्ज करना चाहिए? रोज़ की चीज़ों के अंदर तुमको कम प्रॉफ़िट का चार्ज करना चाहिए। तो ये रीज़नेबल रिटर्न का कांसेप्ट होता है। नॉर्मली प्रॉफ़िट को हम क्या मानते हैं? इट इज़ अ मोटिवेटिंग फ़ोर्स। प्रॉफ़िट कमाते हैं तो खुशी मिलती है कि प्रॉफ़िट आया, अब और कमाने का मन करेगा, और ज़्यादा मेहनत करने का हमको मन करेगा। ये बिज़नेस की एफिशिएंसी बढ़ाता है। इससे पता चलता है कि तुम्हारा बिज़नेस कितना एफिशिएंट है, राइट? एंड इट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस के लिए खून के समान है। ये नहीं तो बिज़नेस के अंदर कोई जान बाकी नहीं रहेगी। सो दीज़ डेज़ द कांसेप्ट ऑफ रीज़नेबल प्रॉफिट इज़ एक्सेप्टेड, जैसे मैं बता रहा था अभी आपको। तो पहले क्या था? मैक्सिमम प्रॉफिट, कस्टमर आए, खत्म कर डालो उसको। एक ही बार आएगा, दूसरी बार आएगा नहीं। या तो कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे अलावा जाएगा कहाँ ये? कई बार ऐसा भी सोचा जाता है। तो बाय अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट, अ बिजनेस यूनिट गेट्स एक्नॉलेजमेंट इन द सोसाइटी। उसको सोसाइटी से क्या मिलता है? एक्नॉलेजमेंट, मतलब लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये बिजनेस अच्छा कर रहा है यार, वो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं चार्ज करते हैं, कम कीमत के ऊपर बेचते हैं। ये किसको लगेगा? होल्ड ऑन। इब्राहिम ने माइक चालू नहीं किया, 1 मिनट है। ये इब्राहिम से माइक चालू नहीं हो रहा है उसका। Done, हो गया। Again. अब इसमें आगे देखते हैं कि नॉर्मली अपने क्या देखते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट, अच्छा, सोसाइटी आपको एक्नॉलेज करेगी, मतलब सोसाइटी आपकी तारीफ करेगी कि नहीं, ये बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले रहा है हमसे,
और इसलिए आपकी प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी मार्केट में। तो ये आपके लिए जरूरी है। अ बिजनेस यूनिट कैन बी एक्नोलेज बाय द सोसाइटी एंड कैन सर्वाइव इन द कंपटीशन बाय अर्निंग रीजनेबल या तो फेयर प्रॉफिट अगर कमाएंगे तो ही ये हो पाएगा, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन द कंपटीशन। बराबर ने? तो ये तुम्हारा पहला हुआ, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो प्रॉफिट में क्या क्या देखा हमने कि रीजनेबल रिटर्न मिलना चाहिए, ये मोटिवेटिंग फोर्स है, ये बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी माना जाता है, इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, एंड इससे सोसाइटी में आपका एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर लेगी एज ए गुड बिजनेस यूनिट। ओके, ये फर्स्ट हुआ। नाउ द सेकेंड वन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट इज ए शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म अपने क्या सोचते हैं कि आज मैंने एक छोटी सी दुकान से चालू की, बहुत सारी लारी की देखता था मैं पहले। उन्होंने धीमे धीमे लारी के अंदर बिजनेस शुरू किया कुछ खाने के पीने के लिए, फिर थोड़े टाइम के अंदर उन्होंने दुकान ले ली, फिर धीमे धीमे उन्होंने होटल स्टार्ट की। ये महाकाली सेव उसर वाला है, वो ऐसा ही था। पहले वो पोलो ग्राउंड के बाहर एक छोटी सी लारी लेके खड़ा रहता था, धीमे धीमे चलने लगा बिजनेस, तो उसने फिर वो पूरा का पूरा बेसमेंट खरीद लिया सामने। फिर आज अपने देखते हैं कि उसके अलग अलग जगह पे ब्रांचेस भी है। तो अगर उसने ऐसा सोचा होता कि लारी से जो प्रॉफिट आता है घर पे ले जाऊं उड़ा दूं, घर पे ले जाऊं और प्रॉफिट को उड़ा दूं, बराबर, मैं ये चीजों में खर्च कर दूं, वो चीजों में खर्च कर दूं, तो इसका कभी भी आगे कोई प्रोग्रेस नहीं होता। लेकिन ये प्रोग्रेस इसीलिए हुआ क्योंकि इसने अपना ऑब्जेक्टिव क्या रखा था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ का ऑब्जेक्टिव इसने रखा था कि मैं इतने में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर, मैं इससे ज्यादा करना चाहता हूँ। तो ये शॉर्ट रन का प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कि एनुअल इनकम हम ये कमाना चाहते हैं। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। लॉन्ग टर्म के अंदर आप क्या कमाना चाहते हो, यू वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। द प्रोजेक्ट्स व्हिच इंक्रीज द वेल्थ ऑफ बिजनेस एट अ लॉन्ग रन आर एक्सेप्टेड। तो हम कौन से बिजनेस को एक्सेप्ट करेंगे कि शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट हो बाद में बिजनेस बंद हो जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। बिजनेस चलता रहना चाहिए, प्रॉफिट आता रहना चाहिए, तो ही हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है। डिप्रेशन के अंदर बिजनेस को ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट को छोड़ देना पड़ेगा। अभी बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो अभी टिक गए, इसलिए टिके नहीं क्योंकि उनके पास पैसा था। ये पैसा कहाँ से आया, तो उन्होंने जो पास्ट में पैसा कमाया था उस पैसे को उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। इसलिए इतनी खराब 3-3 महीने तक अपने वर्कर्स को पगार भी दिया उन्होंने, प्लस अपना घर भी चलाया। तो ये बिजनेस, ऐसे बिजनेस को लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, शॉर्ट टर्म के ऑब्जेक्टिव्स वो नहीं रखते इसके अंदर, ऐसे बिजनेस, राइट। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक बेनिफिट। ये भी तो इकोनॉमिक बेनिफिट है जुआन है, बट इट इज फॉर अ लॉन्ग रन। तो अगर मैं प्रॉफिट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ के अंदर डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो आपके लिए क्या बन जाता है कि प्रॉफिट इज ए शॉर्ट टर्म गोल एंड इट इज रिकरिंग, होता रहता है एंड वी वांट प्रॉफिट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव छोड़ दो, प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव रखना है, लेकिन प्रॉफिट के साथ में ऑब्जेक्टिव क्या रखना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ का भी हमको ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए, राइट। फिर आता है उसके बाद में अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एक एक को अलग अलग समझते हैं। देखो पहले क्या लिखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर गवर्नमेंट बोले कि आत्मनिर्भर बनो तो हमको आत्मनिर्भर बनना है। गवर्नमेंट बोले कि मेक इन इंडिया तो हमको मेक इन इंडिया में पार्टिसिपेशन करना है। गवर्नमेंट बोले कि स्वच्छ भारत अभियान चलाओ तो हमको वो भी करना है साथ में, राइट। लेकिन साथ में हमको क्या देखना है, अपने बिजनेस का ग्रोथ भी देखना है। ऐसा नहीं कि वो जो बोलेंगे वो करते जाएंगे और अपने बिजनेस को बंद करवा देंगे, वो नहीं करना है। ध्यान। उसके बाद में देखो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस बढ़ना चाहिए, छोटे से बड़ा करो, बड़े से और बड़ा करो, कंपनी फॉर्म के अंदर आ जाओ, ऐसा। फिर मार्केट को एक्सपांड करो। ये जो बालाजी वेफर्स है ना, उसकी केस स्टडी में तुमको समझाता हूँ। क्या था बालाजी वेफर, आपको पता है ये बालाजी कंपनी कितनी बड़ी हो चुकी है कि लेस को टक्कर दे रही है इंटरनेशनल कंपनी को। ये एक जमाने में इन्होंने क्या किया था, तैयार वेफर लेके थिएटर के बाहर बेचते थे नॉर्थ गुजरात के अंदर। नॉर्थ गुजरात में एक मुझे नाम याद नहीं है एग्जैक्टली उस सिटी का, वहां पे थिएटर के बाहर बेचते थे। फिर थिएटर के मालिक के साथ में पहचान हुई तो थिएटर के अंदर उन्होंने काउंटर खोला। फिर सोचा कि बाहर से तैयार लेके आता हूँ तो मैं खुद क्यों ना बनाऊं, तो घर में तलना शुरू किया उसको।
पर जो वेफर्स बनते थे, जो चिप्स बनती थी, वो एक जैसी नहीं बनती थी और जो लेस के अंदर होता था यूनिफॉर्मिटी वैसा नहीं बनता था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। वेफर एक्सेप्टेबल थे, लोग उसकी क्वालिटी को जानते थे, अच्छी क्वालिटी मिल रही थी, लेकिन उसको सैटिस्फैक्शन नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने कोई दूसरी कंट्री के अंदर वो गए और वहाँ पे मशीन्स वगैरह देख के आए और उन्होंने वही मशीन को यहाँ के लिए ऑर्डर दिया। फिर यहाँ पे उन्होंने वो मशीनरी के साथ में वैसे वेफर्स बनाना शुरू किया। आपको पता है बालाजी वाज़ द सोल कंपनी, अकेली ऐसी कंपनी थी जो ज़ीरो मार्केटिंग पे चलती थी। अभी 1 डेढ़ साल से उसने मार्केटिंग की अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। आपको बालाजी की कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं दिखने को मिलती थी, आपको बालाजी के कोई बैनर नहीं देखने को मिलते थे, आपको कोई एक्टर या तो एक्ट्रेस उसको एंडोर्स करने वाला देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जो नई जनरेशन आई है बालाजी की कंपनी के अंदर, उन्होंने ये सब अब शुरू किया है। तो ये क्या चाहते हैं, मार्केट को एक्सपांड करना चाहते हैं और ज़्यादा कमाते हैं हम, ऐसा। बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज़, यानी हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छा करें, वेस्टेज ना करें उसका। ये पॉसिबल यूटिलाइजेशन मतलब यूज करना एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जितनी हो सके उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करना है हमको। सो ये हमारे कुछ गिने चुने चुने हुए ऑब्जेक्टिव्स के अंदर से आते हैं। ये सारे तुम्हारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हुए। अब आगे अपने जो बढ़ेंगे, जो इजी पार्ट है वो ये है तुम्हारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो गिवन प्रायोरिटी बाय बिजनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। The existence of business is not possible without society. Business society के कारण ही तो है. So, the importance of the objectives other than profit is accepted. Social objectives are given on the next page. ये दिए हैं कि हम सोसाइटी को भी ध्यान में रखेंगे, पर याद रखो कि सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए अपना नुकसान नहीं करना है। अपना फायदा भी सोचो, लेकिन सोसाइटी को नुकसान ना होने इस तरह से अपना फायदा सोचो। तो इसमें पहला है तुम्हारा objective of social responsibility. It has become necessary for the business to be aware of the different interest of the different groups of the society. अब सोसाइटी के इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन कौन, बिजनेस के साथ में जितने भी लोग कनेक्टेड है ना, वो बिजनेस के इंटरेस्ट ग्रुप्स माने जाते हैं, राइट। जैसे कि कस्टमर, तुम्हारे तुम्हारे सप्लायर्स, इवन गवर्नमेंट, तुम्हारे एम्प्लॉइज, बराबर। उसके बाद में तुम्हारी बैंक या तुमको फाइनेंस देने वाले लोग, ये सब तुम्हारे क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप्स के अंदर आते हैं। देखो यहाँ पे सोसाइटी है, फिर ऑनर, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट, इन सबको अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स के अंदर इंक्लूड किया है। तो इसमें से किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इनमें से किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आजकल तो गवर्नमेंट ने ही रूल बना दिए हैं, तुम चाहो तो भी नुकसान करवा नहीं सकते। गवर्नमेंट ने क्या किया है, एनवायरमेंट मेंटेन करने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ला दी, ईपीए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ला दी। उसके बाद में एम्प्लॉई वेलफेयर के लिए उन्होंने 1948 के अंदर एम्प्लॉई वेलफेयर एक्ट बनाया। 1948 सेम ईयर के अंदर उन्होंने फैक्ट्री एक्ट बनाया और 1986 के अंदर उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने। तो ये सारे एक्ट किस लिए बने, कि कोई भी बिजनेस के जो इंटरेस्ट ग्रुप से उसमें से किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। फिर द नेक्स्ट वन इज, सब याद रखना, सवाल पूछूंगा मैं। हाँ, इसे सुनते तो हो, ध्यान भी रखना, साथ में नाम लेके पूछूंगा। कल वाले आज एक्सक्यूज्ड, वो आराम कर सकते हैं, कल जिसको पूछा था वो। आज नए इंसानों को पकड़ेंगे हम। तो ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये दूसरा है। आज अपने देखते हैं कि हर जगह पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो हम ये ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं कि नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, राइट। नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट की जा सकती है, जो चीज हम पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे उसको इंडिया में बनाना शुरू कर दो, तो यहाँ पे लोगों को रोजगारी भी मिलेगी, प्लस हमारा जो फॉरेन करेंसी चला जाता है इंपोर्ट करने में, वो भी हमारा बच जाएगा। खास करके जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है ना, उसको ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए हमको, जिसमें खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आती है, राइट। कमीशन यहाँ पे एक बनाया गया था जिसका नाम है खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कमीशन। वो क्या करते हैं, इनको नौकरी देने का काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड करने का काम करते हैं। लिज्जत पापड़ का नाम सुना है ना, राइट। वो जो विडो महिलाएं हैं, यानी जिन जो विधवा हो गई है, या फिर ऐसे लोग के जिनके घर में कमाई बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, उनको इकट्ठा करके उन्होंने ये गृह उद्योग शुरू किया था। पापड़ आपको उनके वहां जाके भी बनाने, और किसी को ऐसा भी बोल दिया जाता है कि आप घर के
आजू बाजू की औरतों को सब इकट्ठा करो और हम आपको रेसिपी वगैरह पहले समझा देंगे और वहां पे ये कम्युनिटी बेस के ऊपर अपने पापड़ बेलना शुरू करेंगे ऐसा। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का उनका ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसे ही है कि नहीं, तुम्हारा नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन है जिसको एनटीसी के नाम से हम पहचानते हैं। नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था कि जो मिल्स, कपड़े की मिल है जो बंद पड़ जाती थी, तो उसके वर्कर्स एक साथ में 5-5, 10-10 हजार वर्कर बेरोजगार हो जाते थे, तो उनको बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। सो बिकॉज ऑफ दैट वी एस्टैब्लिश अ कंसर्न एट इंडिया लेवल। तो बंद हो गई मिल को वो परचेज कर लेते हैं और अपना प्रोडक्शन उसके अंदर करवाते हैं एंड दे आर गुड डूइंग गुड। और ऐसा भी नहीं कि वो लॉस करते हैं, वो फिर बाद में धीमे धीमे उस बंद पड़ी मिल को धीरे धीरे क्या प्रॉफिट मेकिंग बना ही देते हैं। तो वर्कर्स की जॉब ना जाए, ये भी तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसमें तुम खुद का फायदा कम देख रहे हो लेकिन वर्कर्स का बेनिफिट ज्यादा देख रहे हो, दैट इज मेन थिंग। और कई बार तो अपने बैकवर्ड एरियाज के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात करते हैं। बैकवर्ड एरिया यानी हिली एरियाज के अंदर कोई जाता नहीं है, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक छोटा सा यूनिट हमने स्टार्ट कर दिया। उसको देख के दूसरे यूनिट आने शुरू करेंगे, तो फिर धीमे धीमे वहाँ का उसका डेवलपमेंट अपने आगे कर पाएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। सामने वाला पैसा दे रहा है तो क्वालिटी भी मांगेगा ना, तो हमको क्वालिटी उसको प्रोवाइड करनी है। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट वी नीड टू प्रोवाइड ऑल टू ऑल आवर कस्टमर्स एंड एज पर देयर नीड्स। हमको उनकी नीड को सेटिस्फाई करना है। वो मांगते कुछ है, हम देते कुछ है। वो बेचारा पूछता है कि ये काम इस मशीन से होगा, हमने हाँ बोल दिया, वो घर जाएगा, वो करने जाएगा, काम होता ही नहीं है। सो ही इज हाईली डिससेटिस्फाइड, वो आपके रवैये से डिससेटिस्फाइड हो गया। सो यहाँ पे लिखा गया है द यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग स्पाइसेस यूज्ड इन कुकिंग, कोल्ड ड्रिंक्स, फूड प्रोडक्ट्स हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ हाई क्वालिटी। अभी बीच में आया था कि कोका कोला के अंदर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स पाए गए थे, राइट। तो ये पेस्टिसाइड्स को किस में यूज करते थे लोग? टॉयलेट धोने के लिए यूज करने लगे उसको। इसी इसके लिए यानी कोका कोला से टॉयलेट एकदम साफ हो जाता है। तुमको घर पे एक्सपेरिमेंट करना हो तो कर लेना एक बार, बराबर। 1 लीटर का बोतल लेके आना, तो 40 रुपए में तुम्हारा चमचमाता टॉयलेट हार्पिक से भी ज्यादा अच्छा। Business units having social objectives are committed to provide goods and services at fair price, better quality at reasonable rate. तो डिलीवरी ऑफ गुड्स एट होम, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए। ये वाटर प्यूरिफायर है, उसके अंदर आप देखो आफ्टर सेल सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। उसमें जरा भी खराबी हुई तो मतलब बीमार इंसान। गुड्स को इंस्टॉल करवाना, राइट। इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स मफत में करके देते हैं। ये एयर कंडीशनर में पहले ऐसा था कि इंस्टॉलेशन फ्री होता था। अभी 2 साल से पता नहीं कंपनीज को क्या हो गया, सबने नक्की कर लिया कि इंस्टॉलेशन का 1500 रुपये अलग चलाएंगे अपने, बराबर है। पहले सब फ्री होता था, अब ये सब फ्री नहीं है। तो क्वालिटी प्रोवाइड करना। देन आता है उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देना, अपनी प्रोडक्ट की ब्लैक मार्केटिंग नहीं चलनी चाहिए। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, गुड्स को खाली इकट्ठा करके रखेंगे, बेचेंगे नहीं। पिछले साल बारिश गिरा था ना, तो दूध की एक थैली कितने में बिकी थी? 50 रुपये में एक थैली। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैंने 75 रुपीज भी देखा था कोई जगह पे, किसी ने मुझे बोला था। तो ये जानबूझ के ऐसा किया गया कि दूध की थैली 75 की आती नहीं थी, लेकिन जिसके पास स्टॉक था ने, उसने एक दिन बाद उसको फ्रीजर में रख के बेचना शुरू किया, कि जब किसी के पास नहीं था तो उसके पास था। तो लोग क्या करते हैं, घर पे बच्चे हो तो खरीदना ही पड़ेगा, तो फिर पैसे नहीं देखते लोग। फिर आता है उसके बाद में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। कोई फलानी क्रीम घिसोगे तो एकदम गोरे हो जाओगे, ये वाली एडवर्टाइजमेंट, बराबर। वो घिसा करे बेचारा, बर्तन जितने नहीं घिसता उतना तो अपनी चमड़ी घिसेगा, लेकिन कुछ होता नहीं है उसके बाद में। तो आर अनफेयर प्रैक्टिसेस इन बिजनेस, ये सब प्रैक्टिसेस तुम्हारी बिजनेस के गलत है। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, एसेंशियल गुड्स की नहीं क्रिएट करनी चाहिए, यानी सब्जी वगैरह की स्कैरसिटी नहीं क्रिएट होनी चाहिए। थोड़े टाइम पहले अनियंस की प्राइस बढ़ गई थी, राइट। तो एकदम से शूट अप हुई नवंबर दिसंबर के अंदर, इतनी प्राइस बढ़ गई कि 200-200 रुपये के अंदर मिलने लगे थे। तो इसके पीछे का कारण क्या? आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। माल आने लगा था लेकिन फिर भी जानबूझ के वो जाने नहीं देते थे कि प्राइस बढ़ने दो फिर बेचेंगे इसको, ऐसा। तो बिजनेस ये नहीं करना चाहिए, इसको फेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं बोला जाता। अच्छी प्रैक्टिस नहीं हमारे लिए, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर लोगों के माइंड में क्या आता है कि ये बिजनेस हमसे चीटिंग कर रहा है। फिर आज तो तुम्हारा फायदा लेके चले जाएंगे, फिर दूसरी बार तुमको तुम्हारे पास आने से वो कतराएंगे। तो लॉन्ग रन के अंदर यू आर रूइनिंग योर ओन बिजनेस योर सेल्फ। नाउ देर आर अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो, जैसे अपनी खुद की पहचान बनाना,
वी वांट टू क्रिएट आवर ओन आइडेंटिटी। जैसे मारुति सुजुकी खुद एक पहचान है, सोनी टेलीविजन खुद एक पहचान है। टू कंडक्ट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, जब भी प्रोडक्शन करें नई नई चीजें लाओ, ऐसी चीज है जो दूसरी कंपनी सोच रही है और हमने तो बना के भी दे दी कस्टमर को। एंड टू बी हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, ये सब के अंदर अपने कोऑपरेट करना है गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं कि हम हर बार गवर्नमेंट की गलतियां निकाला करें। गवर्नमेंट की गलतियां निकालने से अच्छा ये है कि अपनी गलतियों को खुद को सुधारना चाहिए। एंड टू प्रोवाइड वेरियस इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉइज, इंसेंटिव्स यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। पगार तो दे ही रहे हो तुम उसको, पर पगार के अलावा क्या दे रहे हो? घर से ले जाने लाने का खर्चा अगर कंपनी खुद उठाए तो एम्प्लॉइज को अच्छा लगेगा। दोपहर का लंच वहां पे आपको मिल जाए, लंच के लिए अच्छी जगह बैठने की मिल जाए, ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स के अंदर आते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव वेलफेयर स्कीम फॉर देम, यानी ऐसी स्कीम ने कि जो ऐसा लगे कि उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है सोसाइटी के अंदर, इस तरह की स्कीम्स उनके लिए चलानी आपके लिए जरूरी है। नाउ माई वर्क इज ओवर एंड योर वर्क स्टार्ट्स। अब मैं पहला पूछ रहा हूँ, पहले पकड़ूं किसी को इनमें से। हुसैना सुरती, प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड रीजनेबल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? मैक्सिमम प्रॉफिट एंड रीजनेबल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है?